बात कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है साइंट के मैनेजमेंट से। कंपनी ने कल अपने Q2 के नतीजे जारी किए जो कुछ कमज़ोर दिखाई दिए। वहीं मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा है कि कारोबार में मजबूत ग्रोथ जारी रहेगी। तो क्या कारण है कि कंपनी आने वाले दिनों के लिए काफ़ी बुलिश है और वित्त वर्ष 2024 में मार्जिन में सुधार की क्या उम्मीदें हैं, इन सब मुद्दों पर हम मैनेजमेंट से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो साइंट जो है वो जानी मानी एक ग्लोबल इंजीनियरिंग और सोल्यूशंस देने वाली कंपनी है। 19 देशों में 15,000 से ज़्यादा इनके एसोसिएट्स हैं। तो ग्लोबल लेवल पर यह काम करती है। कंपनी के 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स भी हैं जिनमें फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी शामिल हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO अजय अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। हमारी जो उम्मीदें थी उसके मुकाबले हमने देखा जो बाजार की उम्मीदें थी उससे रेवेन्यू जो है वो कुछ कम दिखाई दे रहा है। 1400 करोड़ के ऊपर का आंकड़े की उम्मीद की जा रही थी लेकिन उसके नीचे ये आंकड़ा आया है। क्या वजह रही आपके हिसाब से? यदि आप हमारे नतीजे देखें तो आपको थोड़ा उसको डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा ये क्वार्टर रहा है जिसमें हमारे करीब 4 एक्विजिशन जो पिछले 2 क्वार्टर्स में हम लोग काम कर रहे थे वो इंटीग्रेट हुए हैं। तो यदि आप रियल टर्म्स में हमारी ग्रोथ देखें तो करीब 10% की ग्रोथ हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। और यदि आप ईयर ऑन ईयर देखें तो वो 20% से ऊपर है और फुल ईयर की गाइडेंस 30% है, क्योंकि 28 से 30% है, क्योंकि हमारे जो कुछ एक्विजिशंस हैं जो जिनमें से एक केवल 7 मंथ्स के लिए रहेगा इस ईयर में और इस क्वार्टर में खाली 1 मंथ के लिए है, और एक एक्विजिशन जो है वो खाली 2 मंथ्स के लिए है। तो ये इसलिए आपको हमारे नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। प्लस उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी हैं इस क्वार्टर में। यदि आप देखें तो वन ऑफ कुछ एक्सपेंसेस हैं। एक तो M&A के खर्चे हमारे आए हैं वन टाइम, और ऐसे ही एक लीगल केस है जिसके लीगल एक्सपेंसेस एक्सेप्शनल आइटम में है। तो यदि आप उसको हटा दें और यदि आप स्टेडी स्टेट में कंपनी का, जैसे आपने कहा कि आगे आप कैसे देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि हमारा कोर सर्विसेज, एक्विजिशंस और DLM तीनों में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले 2 क्वार्टर्स में। और मार्जिन हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा इंक्रीज दे दिया है और उसका मार्जिन का बेनिफिट हमको आने वाले 2 मार्जिन को जो उसकी एक हेडविंड थी उसको हमने खत्म किया है। और अब आने वाले समय में जो हमारे टेलविंड्स हैं ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स के और जो बाकी प्लान्स हैं वो खाली अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं 28 से 30% का ग्रोथ देने के लिए। इस क्वार्टर में हमारा कोर मार्जिन सर्विसेज का जो है 13.2% है, जो कि 110 बेसिस पॉइंट्स बड़ा है। यही आपको देखना चाहिए। और बाकी जो M&A की खर्चे और M&A का एक्विजिशन उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो यदि आप नेट देखें तो ये हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं इस परफॉर्मेंस से। और जिस तरह से हमारे साल का बिल्डअप हो रहा है और जो पूरे साल का एक्विजिशन का इम्पैक्ट हमको अगले साल में मिलेगा। पर्सपेक्टिव में देखना होगा नतीजों को। वन ऑफ चीजें हटानी पड़ेंगी तब शायद बेहतर तरीके से नतीजे समझ में आएंगे। मार्जिन्स की बात आपने कही, मैं आपसे वही समझना चाह रहा था आगे कि अब यहां से आगे किस तरह की ट्रेजेक्ट्री आपने अपने लिए चार्ट की है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्जिन्स को लेकर, और अगर ये बेहतर है तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या डिमांड सिचुएशन बेटर होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, हमारी जो मार्जिन है वो हम ये मानते हैं हमारे कोर बिजनेस, जो हमारा सर्विसेज मेन कोर बिजनेस है, उसकी मार्जिन करीब 15% EBIT और 17 to 18% EBITDA हमारी मार्जिन उसमें है। जो हमने एक्विजिशंस भी किए हैं वो 16 से 17% से कम EBITDA के नहीं है जो भी हमने एक्विजिशंस किए हैं। खाली ये है कि जो हमारा D&A है, जो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है और उसको हमको जो अमोर्टाइज करना है, उसका बेनिफिट आने में कुछ साल लगते हैं सिनर्जी बेनिफिट को देखने के लिए। तो ये हमारा देखेंगे हमारा EBITDA बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा 15% EBIT और 17 से 18% का हमारा EBITDA। ये हमारी ट्रेजेक्टरी है जो हम बहुत श्योर हैं कि आप देखेंगे 13.2 से ये हमारी जर्नी 15% की तरफ बढ़ेगी और EBITDA में भी हमारा 2% का इंक्रीज होगा। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो हम लोगों ने बाकी कुछ अलग अलग तरीके से कंपनियां इंक्रीजेस दे रही हैं, हम लोगों ने 1 अप्रैल से ही इंक्रीजेस देना शुरू कर दिया था और क्वार्टर 1 में और क्वार्टर 2 में मोस्ट ऑफ द इंक्रीजेस हमने दे दिए। तो अब जो भी हमारे फर्दर इंप्रूवमेंट्स होंगे, आजकल हमारी प्राइस इंप्रूवमेंट्स भी हमको कस्टमर से मिल रहे हैं,
हम लोग काफी ऑटोमेशन के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ऑफशोरिंग इंप्रूव हो रही है, यूटिलाइजेशन है। तो हम लोग अगले 2 क्वार्टर्स में ये सब जो भी लिवर्स हैं उनको यूज करके, और हमारी जो स्टेटेड कैरेक्टर है कोर बिजनेस का 15% एबिट का, वो उस तरफ हम बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपने जो कमेंट्री आपकी तरफ से आई कंपनी की तरफ से नतीजों के बाद, उसमें ये चर्चा की गई कि जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग डीएलएम जो डिवीजन है आपका, उसके आप डाइवेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो नंबर 1 उसका राशनल क्या है, क्या वजह है कि आप ये करने का सोच रहे हैं, और दूसरा क्या रास्ता अपनाएंगे फिर, कैसे आप अलग से आईपीओ लेकर आएंगे या आप अलग से किसी और कंपनी के साथ टाइप करेंगे, कब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इस डिवीजन को लेकर क्या प्लान है आपका? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हम लोग का ये मानना है कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो कंपनी जो हमारी डीएलएम की है, आज जो इंडिया पे फोकस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की काफी सोफिस्टिकेटेड कंपनी है, बहुत एरोस्पेस में, मेडिकल में और काफी अच्छे सेक्टर्स में हम इसमें काम करते हैं। और जो आज हमारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो काम बढ़ रहा है, उन कस्टमर्स उसके साथ भी हम लोग काम करते हैं। और जो चाइना प्लस का स्टोरी है मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी इसको मजबूत करेगा। तो हमारा मानना है कि ये बिजनेस 3 टाइम्स to 5 टाइम्स ग्रो कर सकता है अगले 3 to 5 ईयर्स में। और उसके लिए हमको उसको एक अलग तरीके से डील करना होगा, और उसके लिए हमको अकॉर्डिंगली एक डिफरेंट सेट ऑफ होपफुली द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स और डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ये हमारा एक सोच है विच इज ड्रिवन बाय की प्रॉस्पेक्ट्स। एक उसमें जो तकलीफ है, दूसरा एस्पेक्ट, वो तकलीफ ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसकी जो मार्जिन है वो एक डिफरेंट प्रोफाइल है, और उसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे मेजर करना चाहते हैं। और उसको जब हम सर्विसेज से मिक्स करते हैं तो हमने देखा कि जो इन्वेस्टर कैटेगरी और जो एनालिस्ट कैटेगरी है वो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और वो हमारे सर्विसेज बिजनेसेस के वैल्यूएशन को, हमारा सोचना है, वो उसको ब्रिंग डाउन करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि आईपीओ भी उसमें एक ऑप्शन है, अलग तरीके के इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, स्पिन ऑफ हो सकता है। लेकिन हमारा मानना है कि साइंस से भी जुड़ाव से उसमें फायदा है। तो एक तरफ तो हमारा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं, मगर हम ऑल्सो ये चाहते हैं कि जो उसके सेट ऑफ इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट हैं वो उस बिजनेस को अलग तरीके से देख सकें। एक अलग इंडस्ट्री है, अलग उसकी। तो जहां तक टाइम फ्रेम की बात है, मेरा ये मानना है कि 1 अप्रैल से पहले हम लोग इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे और आपको खबर दे सकेंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत वैलिड पॉइंट आपने कहा कि यहाँ पर वैल्यूएशन कैसा हो रहा है और कैसे इस पूरे डिवीजन को देखा जा रहा है, उसके लिए जो है ज़रूरत हो सकती तो आप आईपीओ भी कर सकते हैं। चलिए, अप्रैल तक इंतजार करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपने साइटेक का जो एक्विजिशन किया उसके बाद क्या सिचुएशन है, क्या वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं इस समय आपके टॉप लाइन में, और उसके अलावा क्या कोई और प्लान्स नए एक्विजिशन के अभी आपके? जहां तक जो सीटेक का एक्विजिशन है, आपने बहुत अच्छा कहा। हम लोगों को ये देखा हमने कि जो हमारा वर्टिकल पोर्टफोलियो है, और हमने उसे कंपटीशन से देखा और आने वाले समय में जो कस्टमर्स की नीड है उसको देखा, तो हम लोगों ने देखा कि ये एक प्लांट इंजीनियरिंग रिलेटेड जो एक इंजीनियरिंग का कोर है, ये हमको ऐड करना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। 1 सितंबर को हमने इसे एक्वायर किया है। इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा, इसका 1 महीने का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है, और जब 12 महीने में हम लोग मानते हैं 80 से 90 मिलियन डॉलर का इसका रन रेट है, और इससे अच्छा हमको एक ग्रोथ मिलेगा और नए कस्टमर्स को का एडिशन होगा, और हमारे एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनको भी हम एडिशनल सर्विसेज दे पाएंगे। जहां तक आपने एडिशनल एक्विजिशंस की बात की, तो अभी हमने एक्विजिशंस किए हैं, प्राइमरी फोकस ये रहेगा कि उससे हम इंटीग्रेट करें, सिनर्जीज करें, उनको नई ज्योग्राफीज में और हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचें। साथ में ही कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज हैं जो हम ऐड करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल हेल्थ केयर हो, ऑटोमोटिव हो, उसमें हम लोग M&A पे स्टिल ध्यान देंगे। मगर फर्स्ट प्रायोरिटी कंसोलिडेशन एंड इंटीग्रेशन, सेकंड प्रायोरिटी ये देखना कि साथ साथ हम लोग कुछ एरियाज में कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। मगर इस लेवल पे एक्विजिशन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आने वाले 6 महीनों में जो हमने अभी किया है, बट हम लोग एक्विजिशन पे कंटिन्यूअस रखेंगे, बट बहुत सेलेक्टिव फोकस एरियाज पे।
चलिए, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ये अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करने के लिए हमारे दर्शकों को और अपने निवेशकों को भी। अजय जी यहाँ पर बता रहे हैं साइंट के टॉप मैनेजमेंट की किस तरह थैंक यू कंपनी सो मच। का यहाँ से अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ेगी। डीएलएम बिजनेस को हाइव ऑफ करने की चर्चा हो रही है। अप्रैल तक फैसला हो जाएगा कि आईपीओ आएगा या नहीं आएगा। जो अभी एक्विजिशन किया है उसके इंटीग्रेशन पर काम चल रहा है और नए एक्विजिशन पर जो है खोज कंपनी की लगातार जारी ही रहती है।